एक मिनट देना। इतने आप लोग एक काम करो, अपना पावर बीआई वगैरह खोल लो। एक लाइक हाउ थिंग्स वर्क एंड एवरीथिंग पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज हम पावर बीआई स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक पार्ट के बारे में सीखेंगे कि भाई पावर बीआई एग्जैक्टली है क्या एंड व्हाई वी यूज इट। ठीक है, तो पावर बीआई इज बेसिकली अ टूल जिससे आप विजुअलाइजेशन करते हो, अपने डाटा को विजुलाइज करने वाला जो पार्ट है वो उससे बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कई सारे कस्टम ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह एंड काफी कुछ होता है जो हेल्प्स यू अ लॉट ड्यूरिंग ऑल द विजुअलाइजेशन पार्ट। एंड पावर बीआई का एक सबसे जो खास फीचर है, जो सबसे खास बात है उसकी, व्हाई वी इंक्लाइन टुवर्ड पावर बीआई सो मच, इज कि इंडस्ट्री में ना रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, मतलब डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं, विजुअलाइजेशन करना होता है, राइट। एंड वैसे तो देखो, विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं। पावर बीआई के अलावा वी हैव टैबलो, वी हैव एसपीएसएस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट पावर बीआई एक लौता ऐसा टूल है जिसकी जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हो वो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो अपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। पावर बीआई की जनरेटेड रिपोर्ट आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। बाकी किसी भी टूल की रिपोर्ट में क्या करना पड़ता है, आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ता है। पावर बीआई बाय डिफॉल्ट उन फॉर्मेट्स को फॉलो करता है, उन कंप्लायंसेस को अधीर करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर पावर बीआई लुक्स लाइक व्हेन यू फर्स्ट ओपन इट। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डेटा सोर्सेज का ऑप्शन है। ठीक है, कि भाई डेटा मेरा पावर बीआई के अंदर आएगा कहाँ से, तो उसके ऊपर देखोगे तो उसके बाद कुछ ट्यूटोरियल वगैरह है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना। द मेन थिंग इज हमें थ्रू आउट द पावर बीआई के सेशंस सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो ऊपर वाले जो डेटा सोर्सेज है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस फाइल्स। अभी आपके पास एक भी फाइल नहीं होगी क्योंकि अपने पावर बीआई में कोई फाइल बना नहीं रखी है, बट व्हेन यू क्रिएट योर फाइल इस तरीके से आपका वो फाइल दिखती है। तो जब भी आप पावर बीआई रीओपन करोगे आप सिंपली वो फाइल को ओपन कर दोगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई। ठीक है, अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा सोर्सेज, तो हमारे पास ना पावर बीआई में लाइक फर्स्ट स्टेप की तरह कह लो, या फिर पावर बीआई में बेसिकली एंटर करने के लिए दो मेथड्स है। ठीक है, एक वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पावर बीआई डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। एंड सेकेंडली वी कैन चूज अ डेटा सोर्स। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरीके से करना चाहते हो। हमें ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद भी डेटा उसमें डालना पड़ेगा, पहले डेटा डाल के भी एक ब्लैंक रिपोर्ट बनेगी बनेगी। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू। जो मतलब मैं प्रेफर करता हूँ दैट इज, मैं पहले ब्लैंक रिपोर्ट बना लेता हूँ, उसके बाद उसमें डेटा वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, सो आई विल डू दैट। एंड बिफोर दैट आप लोगों के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है अभी तक। ठीक है, सो विल बी वर्किंग ऑन अ डेटा सेट कॉल्ड सुपरस्टोर। ठीक है, उसकी फाइल मैं आपको शेयर करूंगा अभी, उस वाली फाइल के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने आपको जस्ट एक फाइल भेजी है। ठीक है, इस वाली फाइल के ऊपर हम वर्क करेंगे। द फर्स्ट टास्क फॉर यू इज कि भाई इस फाइल को डाउनलोड करके रेडी रखो। ठीक है, आपके पास नहीं हो पाएगी ना शायद से, आपके अपने सिस्टम में चेक करो, आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, और डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में या कहीं पे सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस करके फाइल है। देखो है क्या, और मैं डाल देता हूँ फिर।
है ना? हाँ, मैं पता लगा देता हूँ। ठीक है, रेडी की फाइल सबने? रेडी है? ठीक है। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी टू जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट। हम यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं एक। इस तरीके से मेरा पावर बीआई का इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है, राइट। बस कुछ नहीं, हमने यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया बस। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करोगे इसी तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। क्या वो डाउनलोड हो रहा है? लेट मी डू वन थिंग, मैं पेन ड्राइव लेके आता हूँ, उससे आपको सीधा ट्रांसफर कर लेना। चलो, इसके अंदर पावर बीआई की फाइल पड़ी है, कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, हम 2 मिनट वेट करते हैं, एक बार ये भी कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतने हम इंटरफेस डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे क्या होता है, कौन सा बटन होता है, किससे क्या होता है, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ व्यूज होते हैं, अलग अलग पैनल्स होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिस व्यू में या जिस पैनल में आप ऑलरेडी हो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू। ठीक है, जिसके अंदर आप मेन अपना डैशबोर्ड बनाते हो। ठीक है, अपने स्क्रीन के आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, राइट? वर्टिकली 5 ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे फर्स्ट सिलेक्टेड है। सो फर्स्ट वन इज रिपोर्ट व्यू। द सेकंड वन इज टेबल व्यू। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके पास। अभी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, बट टेबल व्यू का काम क्या है कि जितना भी हमारा डेटा है उसको प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना। ठीक है, एंड रिपोर्ट व्यू को छोड़ के बाकी जितने भी व्यूज होते हैं वो सब ना इंटरनल व्यूज कहा जाता है उन्हें, कि भाई उनपे हम काम कर रहे हैं सिर्फ। जो रिपोर्ट व्यू में हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो सिर्फ हम दूसरों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट के बैकएंड पे क्या चल रहा है वो सारा मैनेज होता है यहाँ टेबल व्यू या मॉडल व्यू से। ठीक है, तो व्हेन वी गो टू द थर्ड पैनल, ठीक है, दैट इज अ मॉडल व्यू। ठीक है, इसमें हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरीके पैनल खुलता है, दिस इज मॉडलिंग पैनल, डेटा मॉडलिंग पैनल। ठीक है, और यू कैन से सिंपली मॉडल व्यू। ठीक है, तो दीज आर 3 मेन व्यूज। ज्यादातर हमें अपना मैक्सिमम टाइम रिपोर्ट व्यू के अंदर स्पेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे, आपके पास 3 और पैनल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑफ फिल्टर्स, देन विजुअलाइजेशन एंड देन डेटा। ठीक है, अभी डेटा वाला पैनल बंद है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी है नहीं, अगर खोल के देख भी सकते हो, अभी यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने डेटा अभी तक पावर बीआई से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन वाले में देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप सब कुछ है। इसी में विजुअलाइजेशन वाले पैनल में ऊपर एक और ऑप्शन है। ठीक है, जिसके अंदर में जो बैकग्राउंड है, जो कलर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जो थिकनेस वगैरह है, फॉन्ट साइज है, फिल है, जो जितनी भी ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं एक चार्ट के, एक चार्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी, वो सब मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। ठीक है, नाउ डू वन थिंग। तो हाँ, आपने कॉपी पेस्ट किया ये वाला? तो कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर लिया? तो इंस्टॉल करो ना। हाँ हाँ, इंस्टॉल लिखा तो आ रहा है नीचे। हाँ भाई, नेक्स्ट इंस्टॉल सेम ही बात है। तो दिस इज अवर रिपोर्ट व्यू। अब हाँ, इसमें ना एक चीज और करो कि आप यहाँ से कोई भी चार्ट पे क्लिक कर दो एक बार, किसी भी चार्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी वहां पे कुछ ज्यादा खास दिखेगा नहीं हमें क्योंकि डेटा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो प्लॉटिंग हम नहीं कर सकते किसी भी चीज की। ठीक है,
बट यहाँ पे अगर आप देखो तो जो विजुअलाइजेशन वाला पैनल था उसके अंदर जो चार्ट्स के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे आपके पास उस चार्ट की फील्ड्स आ गई हैं। ठीक है, कि भाई आपको कहाँ पे कैटेगरी में क्या रखना है, वैल्यूज में क्या रखना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम वही एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, लेजेंड को, इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अभी के लिए मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के लिए मेरे को सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड रिमूव। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ पावर बीआई। इसमें अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो आपके पास दो तरीके के डिवाइस व्यूज भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप व्यू पे सेट होता है। आप एक्चुअली मोबाइल लेआउट पे भी वर्क कर सकते हो अगर आपको मोबाइल के हिसाब से कुछ रिपोर्ट वगैरह डिजाइन करनी है। ठीक है, और द कंसेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ज्यादातर हम डेस्कटॉप व्यू पे ही रहते हैं, डेस्कटॉप व्यू में ही कुछ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वी हैव पेजेस। वी हैव पेज वन, वी कैन ऐड अनदर पेज। यहाँ पे जूम कंट्रोल्स है, यहाँ पे फुल स्क्रीन व्यू होता है, ये रहा। ठीक है, सॉरी, फिट टू पेज। एंड उसके अलावा भैया आप होम में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास डेटा इंपोर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंटरफेस हमारे पास। यहाँ पे वैसे तो डेक्स और एक्सएमएल के, टीएमडीएल के, एक्सएमएल वो करता था, बट ठीक है। और यहाँ पे डेक्स एंड टीएमडीएल के हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा यूज किए नहीं जाते। ठीक है, जो आपके थ्री मेन ऑप्शन है वो फर्स्ट थ्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रिमेंबर कि जो मैंने आपको फाइल भेजी है दैट इज एक्सएलएस फाइल, मतलब एक्सेल की फाइल है। राइट, आपके पास जो डेटा हो सकता है वो तीन मेजर तरीके से आता है हमेशा, या तो एक्सेल फाइल में, या फिर सीएसवी फाइल में, या फिर एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन तो आपको यहीं पे मिल रहा है, एसक्यूएल सर्वर का ऑप्शन भी यहीं पे मिल रहा है। सीएसवी के लिए आप गेट डेटा पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक कर लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सीएसवी का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट बाकी सोर्सेज को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इंडस्ट्री में ही यूज नहीं किया जाता। कहीं पे अगर आपको कहीं पे किसी कंपनी के अंदर कहीं पे कुछ यूज हो रहा हो तो उसका भी एलोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? ओके। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, तो हमारे पास सबसे पहला काम जो हमें सीखना होता है दैट इज कॉल्ड ईटीएल। ठीक है, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। आप पाइथन के अंदर भी ये चीज करते हो, पावर बीआई के अंदर भी ये चीज करते हो, एसक्यूएल के अंदर भी ये चीज करते हो, एक्सेल के अंदर भी ये चीज करते हो। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि आपको करना होता है। ईटीएल का बेसिकली मतलब क्या है? आप डेटा को वट एवर योर सोर्सेज वहां से लोगे, उस पर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करोगे, और जिस भी सॉफ्टवेयर में डालना है उसमें डालोगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, लोड सॉफ्टवेयर के अंदर लोड करना। ठीक है, ठीक है। अब हर एक टूल में, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट पाइथन, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट पावर बीआई, एसक्यूएल, एक्सेल, तो सबके अंदर ना अपनी अपनी ईटीएल की लेयर होती है। ठीक है, और मैं बात करूं एक्सेल या पावर बीआई की, तो इन दोनों में ही जो ईटीएल की लेयर होती है उसे कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, उसे कहा जाता है पावर क्वेरी एडिटर। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल तो उसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड के नाम से होता है। ठीक है, पाइथन के अंदर तो कोडिंग है, तो उसके अंदर एज सच कोई ईटीएल की लेयर नहीं होती, आप पांडा से ही ईटीएल वाला सारा काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अभी सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आप या तो यहाँ से एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर लो, या फिर यहीं से सीधा एक्सेल वर्कबुक पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, पावर बीआई में एक चीज और आपको याद रखनी है कि पावर बीआई ना कभी भी डेटा को सेव नहीं करता आपके। रिमेंबर दैट कि आपने एक्सेल के अंदर अगर कुछ टेबल के अंदर डेटा डाला हुआ है तो वो डेटा उस फाइल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अगर डेटा डाल रहा हूँ तो वो डेटा मेरी पावर बीआई के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो जो भी आपकी ये सुपरस्टोर वाली मैंने फाइल भेजी है उसको किसी ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे वो डिलीट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो डिलीट हो गई तो आप पावर बीआई पे भी काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप पावर बीआई पे कुछ भी काम कर रहे हो तो पावर बीआई इंस्टेड ऑफ लाइक इंपोर्टिंग द डेटा, उस डेटा से सिर्फ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, उससे सिर्फ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आइए? तो अपनी सुपरस्टोर वाली फाइल किसी भी ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए। ठीक है, तो वी सिंपली क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड आई विल ओपन दिस। ठीक है, नाउ इट विल टेक अ सेकेंड। ठीक है, करो करो, आप भी करो, कोई इशू नहीं। एंड फाइनली आपका इस तरीके का पैनल आ जाएगा।
हो गया इंस्टॉल? हो रहा है। हो गया। ठीक है। अब इस पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पे देखोगे जितने भी मेरी फाइल के अंदर शीट्स थी, ठीक है। एक्सेल की मेरी एक वर्कबुक भेजी थी मैंने आपको, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स थी, तो जितनी भी वो शीट्स थी वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, ये तो नॉर्मल शीट्स ही लग रही हैं, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑर्डर्स फिल्टर डेटाबेस, राइट। तो दिस इज जस्ट मेटा डेटा। ठीक है, ये एक्चुअली कोई शीट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप सुपरस्टोर वाली फाइल खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक्चुअली ये कोई शीट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। So what we have to do, we have to import our orders, people and returns file. ठीक है। So we'll simply check orders, people and returns, इस तरीके से टिक कर दूंगा कि भाई ये फाइल्स मेरे को इंपोर्ट करनी है। अच्छा हाँ, कई लोगों के लिए पावर बीआई में ना ये क्लिकेबल नहीं होंगे तीनों एक साथ। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन होगा कॉल्ड सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करके, राइट, उसको टिक कर देना, देन यू विल बी एबल टू टिक मल्टीपल शीट्स। ठीक है। और जल्दी से इस वाले स्टेप पे आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये भी जस्ट वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, एक बार ये भी सेम स्टेप पे आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
ओके ओके। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को इंपोर्ट कौन कौन सा करना है, मेरे को कौन कौन सा डेटा मेरे पावर बीआई के अंदर चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस कि अगर मैंने अपना जो डेटा है वो कहीं और प्रॉपरली क्लीन वगैरह कर रखा है तो आई विल सिंपली लोड इट। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दूंगा। बट क्योंकि ये डेटा काफी रो है, मैंने कहीं पे भी क्लीन वगैरह नहीं कर रहा है, सो आई नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस। ठीक है, अभी मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, अब आई विल ट्रांसफॉर्म दिस, एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी विल गो टू पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, इससे हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक अ सेकंड, बट इस तरीके से आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। इस तरीके का आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। हो गया, प्रोसेसिंग में है, कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ सेकंड, हो जाएगा वो ओपन आराम से। हो गया, ओके। तो दिस इज द पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक बेसिक आइडिया देता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो आपके पास एक क्वेरीज का पैनल है। क्वेरीज का पैनल बेसिकली आपके जितने भी टेबल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अ टेबल इज बेसिकली कॉल्ड अ क्वेरी इन टर्म्स ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, बीच में आपके पास जो आपका मेन डेटा है, जो मेन टेबल है वो दिख रहा है, इट्स बेसिकली अ डेटा प्रीव्यू। ठीक है, देन राइट हैंड साइड पे क्वेरी सेटिंग्स के अंदर दो मेजर ऑप्शंस होते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर मैं रीनेम वगैरह कर सकता हूँ, एंड नीचे होता है अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है, अप्लाइड स्टेप्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं लेट्स से मेरे को ये वाला कॉलम नहीं चाहिए था, सिंपली राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, बट मेरे को याद आया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये वाला कॉलम तो चाहिए। तो एक्सेल वगैरह के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू कंट्रोल जेड, बट इसके अंदर वो चीज अलाउड नहीं है, इसके अंदर कंट्रोल जेड नहीं चलता। ठीक है, तो भाई अब जो कॉलम डिलीट हो गया वो वापस कैसे आएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो आपका कॉलम है ना वो मेन डेटा में से अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। पावर क्वेरी एडिटर किस तरीके से वर्क करता है कि जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो उसकी एक लिस्ट नोट डाउन करता रहता है। ठीक है, एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल द मॉडिफिकेशंस देन वो एक साथ वो सारे स्टेप्स करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने कॉलम रिमूव किया तो रिमूव्ड कॉलम का स्टेप बन गया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द लिस्ट, जो जो काम वो करेगा। तो मेरे को रिमूव कॉलम वाला स्टेप नहीं करवाना, मैं सिंपली इसके आगे जो क्रॉस का सिंबल है इस पर क्लिक करूंगा, मेरा जो कॉलम है वो वापस आ जाएगा और लिस्ट में से वो स्टेप हट गया बेसिकली। बात समझ आई। ठीक है, ऊपर बाकी मेरे पास कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, इन टूल्स के बारे में जैसे जैसे हम चीजें करेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को अपना डेटा वेरीफाई करना है कि मेरा डेटा सही से इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहला टास्क हमारे पास यही रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्स वाला टेबल देखूं तो हाँ, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इसमें, डेटा नॉर्मली जैसे डेटा होता है वैसा ही है। ठीक है, पीपल वाले पे जाते हैं। पीपल वाले में एक प्रॉब्लम दिखी, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हाँ जी, तो देखो इसके अंदर जो पर्सन एंड रीजन है दैट इज बेसिकली द कॉलम नेम, बट वो हमारे फर्स्ट रो की तरह आ रहे हैं, एंड जो कॉलम का नाम आ रहा है वो कॉलम वन एंड कॉलम टू आ रहा है। राइट, सो वी हैव टू फिक्स दिस। फिक्स कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, एंड फिक्स हो गया। ठीक है, सब साथ साथ करते रहो। ठीक है ना, और बीच में कहीं पर टाइम वगैरह चाहिए तो लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू सम टाइम एज वेल। हो गया डन। अब यही सेम प्रॉब्लम आप देखोगे हमारे जो रिटर्न्स टेबल है उसके अंदर भी है, तो उसको भी फिक्स कर लो। मैं सिंपली रिटर्न्स पे क्लिक किया, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, बस डन, क्लियर है, हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा डेटा आ गया, दिखाओ क्या हुआ है।
सर ये दो बार आ रही है। हाँ, जो नॉर्मली नाम लिखे हैं उनको रहने दो, जो ये ब्रैकेट में 1 लिख के आ रहा है ना उसको डिलीट कर दो। बस राइट क्लिक करोगे रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से देखो, राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, आप डिलीट कर सकते हो सिंपली यहाँ से। क्या हुआ? क्या? आता हूँ मैं, एक मिनट। वो वाला लैपटॉप इधर नहीं आ पाएगा। एक मिनट, पावर बीआई का नया वाला वर्जन है। हाँ, आपका पावर बीआई बेसिकली अपडेट हो गया, इसमें नया कुछ आया होगा ये। छोड़ो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेसिकली वैलिड है, वही बता रहा है कि कितने परसेंट आपका डेटा वैलिड है, सही है, कितने परसेंट में एरर है, क्या है। ठीक है, तो इतना काम किया, यहाँ तक के हो गए। ठीक है, अब मेरे को अपने डेटा को फिक्स करना है। फिक्स करने से मेरा क्या मतलब है? भाई डेटा में जो जो कमियां हैं, अभी हम बात करेंगे डेटा में क्या क्या कमियां होती हैं, उन सबको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, मेरे को जो भी मेरी यू कैन से एक आइडेंटिफाइंग कॉलम है, ठीक है, उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। एक आइडेंटिफाइंग कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले में बात करूं, रिटर्न्स का जो टेबल है अपने में भी आप देख सकते हो, इसमें दो कॉलम है। क्या सेव करेंगे? नहीं नहीं, सेव रहेगा। हाँ, ठीक है। ओके, हम रिटर्न्स की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर दो कॉलम है। कैन यू आइडेंटिफाई अ कॉलम जिसके जो मतलब एक आइडेंटिफाइंग कॉलम हो, ठीक है, ऐसा कॉलम बताओ मेरे को जो एक आइडेंटिफाइंग हो, जिसकी बेसिस पे मैं चीजों को देखना चाहूंगा। ठीक है, बताओ। ऑर्डर आईडी, राइट। फिर आपको ऑलरेडी चीजें पता है, आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कॉलम। ठीक है, क्यों आइडेंटिफाइंग कॉलम है ऑर्डर आईडी? क्योंकि आप रिटर्न में देखोगे तो उसमें तो सिर्फ यस यस लिखा हुआ है कि भाई बेसिकली मतलब क्या है कि कौन से ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेंशन्ड है और उसमें यस लिखा हुआ है कि वाले जो ऑर्डर आईडी है ये वापस आई है। तो अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्डर वापस आया है, तो आई विल यूज ऑर्डर आईडी। मैं रिटर्न को तो यूज कर नहीं सकता, राइट। तो मेरे पास आइडेंटिफाइंग कॉलम मिल गया मेरे को, ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि पहली हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा टेबल का आइडेंटिफाइंग कॉलम है उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं होते। ठीक है, तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज ऑर्डर आईडी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरा ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। रिमूव नहीं करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स, दो अलग अलग ऑप्शन है ये। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूंगा, इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, यही सेम चीज करनी है मेरे को अपने तीनों टेबल के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर तो ऑर्डर आईडी था, पीपल वाले में देखो कौन सा होगा। हम्म, दोनों ही कॉलम का नाम ले दिया। अरे, इसमें चार ही है, इसमें फर्क नहीं पड़ता हमें। बट हाँ, आइडेंटिफाइंग कॉलम इसमें रीजन रहेगा, क्योंकि आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो पर्सन का नेम कैन बी रिपीटेबल। ठीक है, सेम नाम के दो पर्सन हो सकते हैं, बट सेम नाम से दो रीजन नहीं हो सकते ना। नॉर्थ इज नॉर्थ, नॉर्थ मतलब साउथ और नॉर्थ, दोनों को नॉर्थ नहीं बोल सकते हम, राइट। तो जो आइडेंटिफाइंग कॉलम है दैट इज माई रीजन। और यहाँ पे मेरे को देख के ही पता लग रहा है इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं है, तो इसके अंदर नहीं रिमूव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जब हजारों लाइन्स है, तो फिर भाई मैं वेरीफाई कर नहीं सकता डुप्लीकेट्स है या नहीं है, तो मैं सिंपली रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। क्योंकि अगर होंगे तो हट जाएंगे, नहीं होंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम विद ऑर्डर्स, इसमें बताओ ऑर्डर आईडी अगेन। बिल्कुल, कस्टमर आईडी आइडेंटिफाइंग कॉलम नहीं है, क्योंकि मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल देखनी है, तो कस्टमर आईडी उस डिटेल का एक पार्ट हुआ, उस डिटेल को मैं फेच कैसे करूंगा? ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। गेटिंग माय पॉइंट? आइडेंटिफाइंग कॉलम होता क्या है, नहीं बात समझ आई? आइडेंटिफाइंग कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है कि किसी भी टेबल में मैं किसी भी पर्टिकुलर रो को उसके बेसिस पे फेच कर सकूं। ठीक है, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एसक्यूएल में जब हम जाते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं आइडेंटिफाइंग कॉलम की। उसमें सारी की सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, नल मतलब एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे आपको एक ऐसा कॉलम मिल जाए जिसमें सारी की सारी वैल्यू यूनिक है, और अच्छा तीन मान लो, यूनिक है, नल है, और तीसरा कि भाई अगर मेरे को
कुछ भी किसी एक ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एक रो की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एक रो चाहिए, तो मैं उसके बेसिस पे यूनिकली उस रो को निकाल पाऊँ। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप आईडीज के बेसिस पे देखो तो 3 आईडीज एग्जिस्ट करती हैं ऑर्डर वाले टेबल के अंदर। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। बट इसमें जो आइडेंटिफाइंग कॉलम होगा वो ऑर्डर आईडी ही होगा। क्यों? क्योंकि जो टेबल है वो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक रोज की एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। कस्टमर आईडी इसलिए मेरे पास आइडेंटिफाइंग नहीं होगा क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, राइट? तो एक कस्टमर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आईडी आ सकती है। तो बेसिकली अगर मैं ऑर्डर्स की टेबल के परस्पेक्टिव से देखूं तो कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है। सिमिलर केस में सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हो सकती है मेरी, है ना? मेरी प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हो सकती है, राइट? तो इस वजह से इसके अंदर जो आइडेंटिफाइंग कॉलम बनेगा दैट विल बी ऑर्डर आईडी। ठीक है। सो विल सिंपली डू ऑर्डर आईडी पे से रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है। अब इसके अंदर देखो डुप्लीकेट्स रिमूव होते हुए मेरे को दिख भी रहे हैं क्योंकि जो रो आईडी है उसके अंदर नंबर्स 1 3 4 ऐसे हो गए हैं, है ना? इसके अंदर से डुप्लीकेट्स रिमूव होते हुए दिख भी गए मेरे को। ठीक है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई रो आईडी की जब मैं बात कर रहा हूं तो रो आईडी का तो कुछ काम ही नहीं है, काउंटिंग है बेसिकली वो, है ना? काउंटिंग से तो कुछ इंफॉर्मेशन निकालूंगा नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली रो आईडी को डिलीट कर दूंगा, जो सबसे पहले हमने काम किया था इसको रिमूव भी कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आई? अभी तक जो भी हमने किया सब कुछ समझ आया, राइट? राइट। अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। इसको टेक्निकली अभी हम इतना नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकली हम इसको थोड़ा सा एसक्यूएल में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। बट बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते हैं एक टेबल के अंदर, उस टेबल की जो परफॉर्मेंस है वो हो जाती है स्लो। ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते हैं उस टेबल की परफॉर्मेंस हो जाती है स्लो। ठीक है। हमें फिक्स कैसे करना होता है कि भाई मैं सेपरेट आउट करना चाहूंगा जितने कॉलम्स का मैं एक अलग टेबल बना पाऊं। ठीक है। मान लो एक कोई भी टेबल है जिसके अंदर 30 कॉलम है तो वो बहुत ज्यादा स्लो होगा कंपेयर टू 3 टेबल जिसके अंदर 10 10 कॉलम है। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? तो हम इस वाले टेबल को इसी तरीके से सेपरेट आउट करेंगे। दूसरा मेरे को उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अभी ना अगर मेरे को चाहिए कि मैं सिर्फ अपने कस्टमर की डिटेल लिख पाऊँ कि भाई मेरे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कितने टोटल कस्टमर्स हैं, किस रीजन के कितने कस्टमर्स हैं, तो वो देखने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। अभी मेरे पास जो टेबल है वो ऑर्डर के बेसिस पे है। अगर मेरे को कस्टमर की डिटेल देखनी है तो मेरे को एक टेबल चाहिएगा जो कस्टमर के बेसिस पे हो। सिमिलर तरीके से मेरे को प्रोडक्ट्स की डिटेल भी देखनी हो सकती है, तो मेरे को एक टेबल चाहिएगा जो प्रोडक्ट के बेसिस पे हो। ठीक है। आप दोनों ने ये वाला काम कर रखा है काफी अच्छे से, तो याद है आप लोगों को। ठीक है। तो मेरे को प्रोडक्ट्स की डिटेल देखनी है तो प्रोडक्ट का भी एक टेबल चाहिएगा, राइट? सो व्हाट विल डू इज जो मेरा अच्छा एक बार ना आप एक काम करो, हमारा गोल ये है कि हम ना जो ऑर्डर्स वाला टेबल है उसमें से 2 टेबल और अलग से निकालेंगे। ठीक है। एक मतलब सॉरी 3 टेबल और अलग से निकालेंगे। ठीक है। एक में रखूंगा जिसमें सिर्फ ऑर्डर की डिटेल्स है। ठीक है। एक में कस्टमर की डिटेल होनी चाहिए, एक में प्रोडक्ट्स की डिटेल होनी चाहिए। तो कैन यू आइडेंटिफाई द कॉलम्स जो कि ऑर्डर्स में जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट्स में जाएंगे, या जो कि कस्टमर्स में जाएंगे? आपके पास डेटा है, रीड आउट 2 कॉलम्स के नेम को एंड लॉजिकली सोचो कौन सा कॉलम किस टेबल में जाना चाहिए। एंड रिमेंबर एज अ हिंट कि एक कॉलम 2 टेबल में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। सेपरेट क्यों कर रहे हैं वो वाली बात, या करना क्या है वो वाली बात? करना क्या है, देखो आपके पास जो ऑर्डर्स का टेबल है इसके अंदर आपके पास कॉलम्स है बहुत सारे, हर एक कॉलम का एक नाम है। ठीक है। मैंने आपको टास्क ये दिया है कि हम ना इस टेबल को 3 टेबल में स्प्लिट करने वाले हैं। एक में मैं सिर्फ ऑर्डर्स की डिटेल रखना चाहता हूं, एक में सिर्फ कस्टमर की डिटेल, एक में सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल। ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आप कॉलम के नाम को पढ़ो और लॉजिकली सोचो कि भाई कौन सा कॉलम ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कस्टमर्स को, कौन सा प्रोडक्ट्स को। कि भाई मैं कस्टमर्स वाले में कौन से कॉलम डाल सकता हूँ? ये यूएस नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, कॉलम नेम तो ये हुए ना, दीज आर द कॉलम्स। सॉरी, वो तो बना लेंगे, अरे हमने करा हुआ है तो फिर सब कुछ पहले ही बताने लग जाओगे। धीरे धीरे करेंगे। हाँ। ठीक है। द गोल इज कि हमारे पास हमें 3 टेबल बनाने हैं, ऑर्डर्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स।
अब आपका काम ये है कि आप कॉलम का नाम पढ़ो, ऑर्डर आईडी ये सब है, टोटल 22 कॉलम्स है ये। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से कॉलम ऑर्डर वाले टेबल में रखने चाहिए मेरे को, कौन कौन से कॉलम कस्टमर्स वाले में, कौन कौन से कॉलम प्रोडक्ट्स वाले में। ठीक है। एक हिंट दे रहा हूं या फिर एक यू कैन से प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि एक कॉलम दो टेबल में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सब में यूनिक कॉलम्स ही होंगे। ठीक है। तो अपना नोटबुक वगैरह निकाल लो, आप नोट डाउन कर लेना कि ऑर्डर्स में ये रखूंगा, कस्टमर्स में ये भी रखूंगा, क्योंकि माइंड में ये चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स। ठीक है। यू ट्राई कि हम पावर को एडिटर ही करें पूरा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाला काम देखो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं, एंड उन्होंने जो पावर क्वेरी एडिटर वाला पार्ट है वो ऑलरेडी कर रखा है। एक्सेल में भी सेम बात रिपीट होता है, क्योंकि तो उन्होंने वाला पार्ट कर रखा है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम पावर क्वेरी एडिटर पे रहे, ताकि उनको ऑलरेडी चीजें पता हो, एंड ट्यूजडे से हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपको ऑर्डर आईडी से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल अगर तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, ऑल्टरनेटिव करना है तो कंट्रोल दबा के करना है, अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के करना है। अच्छा, हाँ, आपने रिज्यूमे भेजा हुआ है। देख लेता हूँ अभी। कैपिटल, के कैपिटल नाम में। हाँ। और समरी बनाने की ना आपको एक टिप देता हूँ कि आप सबसे पहले अपना बाकी पूरा रेज्यूमे बिल्ड कर लिया करो। ठीक है। फिर जो भी आपने कंटेंट बाकी पूरे रेज्यूमे बिल्ड किया है वो चैट जीपीटी को देके उसको बोला करो समरी बना के दे 4 to 5 लाइन्स की। समरी थोड़ा सा चेंज कर। हाँ, समरी में थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है मेरे को। अब दोबारा ट्राई करना है एक बार। हाँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ नीचे, अभी तो समरी पे ही आया हूँ।
थोड़ा फॉर्मेटिंग का ध्यान दो, जैसे अपने स्किल्स में कई जगह पे कॉमा से पहले स्पेसेस नहीं है, कई जगह पे है। हाँ, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दो। ऑर्डर डेट ऑफ शिफ्ट में से नहीं, तीन टेबल बनाएंगे हम। ऑर्डर्स का, कस्टमर्स का और प्रोडक्ट्स का। तो जो ये कॉलम्स हैं, कौन सा कॉलम किस टेबल में जाएगा? कस्टमर का, प्रोडक्ट का। ये तीन बेसिकली आप कैटेगरीज मान लो। आपको एक कॉलम के नाम उन कैटेगरीज के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं। मैं एक बार आगे देख रहा हूँ। आपने शायद से जो कल्ट फिट वाला अपना एक्सपीरियंस डाला है, उसमें फर्स्ट पॉइंट के बाद आई थिंक कोई एंटर लगा रखा है या कुछ तो कर रखा है उसमें, ब्लैंक स्पेस लगा है। हाँ। अच्छा, मैं देख देता हूँ अभी। ठीक है, मैं देख देता हूँ अभी। ठीक है। हम्म। अब डाल दो, कोई इशू नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मांगते हो। और आपने जो प्रोजेक्ट्स में एक दूसरा प्रोजेक्ट सेम मेरे वाला रखा हुआ है, जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें था जो ब्लॉकचेन वाला। हाँ, करना है ना, हाँ। क्योंकि भाई इसमें अगर आप हैं, वो आप ही लिख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये छोड़ दिया तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इंटरव्यूज में। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, ठीक है। um, हाँ, बाकी तो ठीक है। यू कैन डू वन मोर थिंग, कि आप ना एजुकेशन में, एक तो बीबीए तो आपकी डिग्री हो गई, राइट? उसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन करके जो आपका स्कूलिंग पीरियड था वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? 12th तो नहीं, लाइक स्कूलिंग पीरियड आपका समथिंग जो 10-12 साल का जितना भी होता है वो मेंशन कर दो। मतलब 12th की पासिंग डेट, पासिंग ईयर मेंशन कर दो, क्योंकि इसके अंदर आपने प्रॉपर वो नहीं मेंशन किया होगा ना। हाँ, तो सिर्फ पासिंग ईयर मेंशन कर देना। ठीक है? क्योंकि यूजुअली एजुकेशन वाले सेक्शन में हम स्कूलिंग वैसे तो मेंशन करते नहीं है, बट वो ट्रू कब होता है जब मैंने एमटेक, मतलब 2-3 डिग्री कर रखी हूँ, तो फिर वो स्कूलिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बट एजुकेशन वाले पार्ट में एटलीस्ट दो एंट्रीज मेरे को चाहिए होती है, तो फॉर्मल स्कूलिंग मेंशन कर सकते हो, ठीक है? नाम लिखना होता है फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है ना? फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है। और हाँ, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। इसमें जो आपका ये कल्ट फिट वाला में इशू है ना, इस ब्लैंक लाइन का, उसमें जो जहां पे ये लाइन लिखी है, उसके बाद देखो दो बैक स्लैश डले हुए होंगे। आप सीधा जाओ, राइट हैंड साइड पे कंपाइल होके आया ना, उस लाइन पे डबल क्लिक करोगे, आप सीधा कोड में वहीं पे पहुंच जाओगे। एक बार आ जाओ। श्योर श्योर। हाँ, इसमें यार इशू आना नहीं चाहिए, ब्लैंक लाइन क्यों आ रही है? ठीक है। क्लाइंट, ऐसा क्या है इसमें? अच्छा, स्पेस नेक्स्ट लाइन में आ रहा है क्या? आई थिंक नहीं, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। हमने हटाया इसके दूसरे वाले में से, सॉरी। को हम 15 to 20 की जगह पे
टू क्या करता है? तो 20%, ठीक है ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह पिछले। बाकी समरी, एजुकेशन, और हाँ बाकी तो ठीक है। बाकी आप सर्टिफिकेट में एक दो चीज और मेंशन कर देना। एंड ये सब करते हैं ना, ध्यान रखना कि आपके पेजेस एक से दो ना हो जाए, एक पेज पे ही रखना है। हाँ, जब आप बिना किसी एक्सपीरियंस के जा रहे हो, एज फ्रेशर जा रहे हो, तो एक पेज का रिकमेंडेड रहता है। जब आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो 2 पेजेस पे जा सकते हो आप। ठीक है। हाँ, नहीं मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता रहा हूँ ना। जब आपके पास 6 to 7 मतलब 8 years तक के अराउंड का एक्सपीरियंस होता है, तब आपको लाइक 2 से 3 पेज पे भी जा सकते हो। एंड उसके बाद फिर आपको रेज्यूमे की नीड देनी पड़ती है। ओके, सो क्या डिसाइड हुआ? ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर्स की बात करते हैं। एक एक मिनट है, इस तरीके से करते हैं कि कॉलम के नाम लेंगे। आप कैटेगरी था ना किसमें आपने पुट किया है उसे। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर आईडी को किसने पुट किया है? अरे, टेबल के नाम बताने हैं आपको। टेबल के नाम कौन से थे? ऑर्डर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑर्डर आईडी को इन तीनों में से किस कैटेगरी में रखा है आपने? हाँ, उसको रखा ही नहीं। 3 कॉलम नहीं, 3 टेबल बनेंगे। 3 टेबल बनेंगे। एक का नाम है ऑर्डर्स रखूंगा, जिसके अंदर मैं ऑर्डर का डेटा रखना चाहता हूँ। एक का नाम है कस्टमर्स रखूंगा, जिसके अंदर मैं कस्टमर का डेटा रखना चाहता हूँ। एक का नाम है प्रोडक्ट्स रखूंगा, टेबल का नाम रख रहा हूँ ये। ठीक है, जिसमें मैं प्रोडक्ट्स का डेटा रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब जो ये कॉलम्स हैं, थोड़े बहुत कॉलम मेरे ऑर्डर के टेबल में चले जाएंगे, थोड़े बहुत कस्टमर्स के में, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के में। आपका गोल ये था कि कौन से कॉलम मेरे ऑर्डर्स के टेबल में जाएंगे, कौन से कॉलम मेरे कस्टमर्स के टेबल में जाएंगे, कौन से कॉलम मेरे प्रोडक्ट्स के टेबल में जाएंगे, ताकि इन दी एंड जो ऑर्डर्स का टेबल है वो एक ऑर्डर को मतलब ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करे। कस्टमर के टेबल में सिर्फ कस्टमर का डेटा हो, प्रोडक्ट्स के टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट्स का डेटा हो। इस तरीके से करना था। आप लोगों ने क्या किया है? ऑलरेडी प्रोडक्ट तो कॉलम हो गए, उसके अंदर क्या किया आपने? तो ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, जो ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी है, उसको हम मान लेते हैं तीनों अपने अपने टेबल में चले गए। उसके बाद से उनके अलावा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट किसमें है? ऑर्डर्स बोलना आपसे। ठीक है, शिप डेट, ठीक है, शिप मोड, ठीक है, कस्टमर आईडी कस्टमर में चला गया, कस्टमर नेम, सेगमेंट। अभी हम सेगमेंट पे आए हैं, सेगमेंट किस में रखा है? समझ नहीं आया? ठीक है, कस्टमर्स में जाएगा, क्योंकि कस्टमर का तो सेगमेंट है ना, कि किस सेगमेंट से बिलोंग करता है कस्टमर। ठीक है, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, ये भी कस्टमर में आएंगे। ठीक है, पोस्टल कोड भी क्योंकि कस्टमर का ही होगा, और रीजन भी कस्टमर का ही है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी मेरी चली गई प्रोडक्ट्स वाले टेबल में। ठीक है, कैटेगरी, नेम तक प्रोडक्ट वाले में, राइट। और लास्ट में जो सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट है, पोस्टल कोड तो हो गया। और लास्ट की जो सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट है, ये किस में डाले हैं? प्रोडक्ट में डाले हैं। आपने कहीं पे डाले? डाले ही नहीं, नहीं डाले। देखो, प्रोडक्ट में डालना गलत क्यों है? क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम क्वांटिटी में सेल हो, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम प्रॉफिट दे या फिर सेम डिस्काउंट लगाओ उस पर, राइट। तो प्रोडक्ट्स वाले में आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डालोगे जो एक प्रोडक्ट के लिए हमेशा ट्रू है। तो उसकी कैटेगरी हमेशा सेम रहेगी, उसकी सब कैटेगरी हमेशा सेम रहेगी, उसका प्रोडक्ट नेम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, बट वो कितनी क्वांटिटी में बिक रहा है, वो कितनी मेरे को प्रॉफिट देके जा रहा है, या उस पर कितना डिस्काउंट लग रहा है, ये सारी चीजें तो चेंज होती रहेंगी, राइट। तो ये वाली सारी चीजें ऑर्डर से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इन दी एंड हमारे पास जो कॉलम्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि भाई ऑर्डर आईडी से लेके कस्टमर आईडी तक हमारे ऑर्डर्स वाले टेबल में रहेंगे, कस्टमर आईडी भी ऑर्डर्स वाले टेबल में रहेगा। ठीक है, कोई भी रीजन बता सकता है क्यों? आप लोगों से क्वेश्चन है ही नहीं, बट वैसे बता देता हूँ, आपका आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि कस्टमर आईडी मैंने बोला कि ऑर्डर्स वाले टेबल में रहेगा। रीजन वाई?
बिल्कुल, क्योंकि किस कस्टमर ने वो ऑर्डर किया है वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट? सिमिलर केस में कस्टमर आईडी के बाद सीधा हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी हमारे ऑर्डर वाले टेबल में आएगा, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर कौन से प्रोडक्ट बिका है, कौन सा प्रोडक्ट बिका है वो भी पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद लास्ट से सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये भी हमारे ऑर्डर वाले टेबल में रहेगा। ठीक है, रीजनिंग समझ आई कौन से कॉलम को मैंने किस टेबल में क्यों रखा है ना? उसके बाद मेरे पास जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर्स वाले टेबल में भी रहेगा। ठीक है, और कस्टमर आईडी से लेके हम टोटली जो ये है रीजन तक, ये सब कुछ मैं डाल दूंगा कस्टमर्स वाले टेबल में। ठीक है, ये जो चीज आपने भी आइडेंटिफाई कर ली थी। ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक ये मैं डाल दूंगा प्रोडक्ट्स वाले टेबल में। बात समझ आइए? क्लियर है? ठीक है, तो अब जो हमने ये किया इसको एक्चुअली करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क मेरे पास रहेगा, देखो मेरे को टेबल्स बनाने हैं, 3 टेबल बनाने हैं, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, जिसके अंदर मैं अलग अलग कॉलम डालूंगा, राइट? बट मेरे पास एक प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा ये वाला टेबल है इसको तो डिलीट नहीं कर सकता मैं, इसी में से कॉलम्स आएंगे, एंड इसका नाम भी अगर आप देखो तो ऑर्डर्स है, राइट? तो मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसका नाम चेंज करके हम कर देंगे मास्टर, मतलब जो भी आपको नाम रखना हो आप रख सकते हो। यूजुअली हम मास्टर रखते हैं क्योंकि इसमें से सब में जा रहा है, राइट? तो सिंपली मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर्स की जगह पे मास्टर रख दूंगा। आपने भी तो पावर क्वेरी एडिटर पढ़ा हुआ है ना शायद से, आपका नहीं हुआ? पावर पिवट वाला जो टॉपिक हुआ था एक्सेल के अंदर। हाँ वही सेम ही तो है। थोड़ा सा पूरा हुआ था मेरे को तो जितना याद आ रहा है, क्योंकि उनका और आपका सेम साथ ही हुआ था ना, पावर क्वेरी एडिटर। नहीं, जो वीकेंड पे नहीं आते थे, वीकेंड पे करवाया था, रिवीजन बैच में करवाया था। चलो कोई नहीं, दोबारा कर रहे हैं, कर लो। हाँ, ठीक है, इतना किया। अब मेरे पास ना मेरे को टेबल्स बनाने हैं। मैं ब्लैंक टेबल नहीं बनाना चाहूंगा क्योंकि ब्लैंक टेबल में कॉलम वगैरह को मूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं ना इसी टेबल की कॉपीज बनाऊंगा। ठीक है, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर क्वेरी एडिटर तो कॉपीज बनाने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके क्या है? एक मैं डुप्लीकेट बना सकता हूँ और एक मैं रेफरेंस बना सकता हूँ। ठीक है, किसी को डिफरेंस पता है इन दोनों में? कॉपी, रेफरेंस नहीं बताए आप लोगों को? पता है? उल्टा बोल रहे हो और 50% इंफॉर्मेशन दे रहे हो फिर आपको। आप भी उल्टा बोल रहे हो, रेफरेंस में होता है ऐसा बेसिकली। डिफरेंस क्या है कि जो जब आप डुप्लीकेट बनाते हो तो वो ना इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब मान लो ए का डुप्लीकेट है बी, ठीक है, तो आप बी में कुछ भी चेंजेस करोगे ए को फर्क नहीं पड़ेगा, ए में कुछ भी चेंजेस करोगे बी को फर्क नहीं पड़ेगा। डुप्लीकेट में ऐसा होता है। रेफरेंस के केस में क्या होता है, मान लो ए का रेफरेंस बनाया आपने बी, तो आप बी में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए में कुछ भी चेंजेस करोगे ना तो वो सेम चेंजेस बी में भी हो जाएंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। ठीक है, अब हम ना रेफरेंस बनाते हैं क्योंकि हमें ना काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि मल्टीपल टेबल्स में एक साथ करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन डेटा तो मेरा मास्टर टेबल से ही आ रहा है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि डुप्लीकेट बना के मैंने डेटा वगैरह चेंज करना है, डेटा तो सेम ही रहेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई वी टेंड टू गो टुवर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि 3 टेबल चाहिए, 3 रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मास्टर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मेरा ऑप्शन होता है रेफरेंस का। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, मेरा एक रेफरेंस बन गया। अगेन मास्टर के ऊपर, रिमेंबर कि अब आप मास्टर 2 पे नहीं, मास्टर के ऊपर ही क्लिक करोगे दोबारा। ठीक है, दोबारा राइट क्लिक किया, एक और रेफरेंस, तो बजा के दोबारा राइट क्लिक किया, एक और रेफरेंस। बस 3 रेफरेंस बन गए। अब इन तीनों रेफरेंस को मैं रीनेम कर लूंगा सबसे पहले, एक को ऑर्डर्स, एक को प्रोडक्ट्स, एक को कस्टमर्स। ठीक है, रीनेम करना आपको आता ही है ऑलरेडी, कर लो आप भी। हाँ जी, संडे को संडे को भी हाँ रख लेंगे, कोई इशू नहीं है।
मेरे ख्याल तो कल ही हो जाएगा, क्योंकि जीरा इतना ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं। बेसिकली आपने कैलेंडर मैनेज, कैलेंडर का कोई